हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज का जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो हमारे 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चरक, कनिष्क के दरबार में रहते थे। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन है? अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, खजुराहो। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एलोरा। प्रश्न नंबर 3 है, मयूर तख्त तख्ते हाउस का किस नाम के साथ संबंध है? शाह आलम, शाहजहाँ, शाहनवाज, जहांगीर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 शाहजहाँ। प्रश्न नंबर 4 है, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी, टीपू सुल्तान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? 1769, 1791, 1793, 1799। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1793 में। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकॉले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, एओ ह्यूम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 एओ ह्यूम। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885, 1889, 1895, 1900। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1885। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन दिया हुआ है सर सैयद अहमद खां, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खां। प्रश्न नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? ऑप्शन है सूरत सत्र, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, सिविल असहयोग आंदोलन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चंपारण आंदोलन। प्रश्न नंबर 10 है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह। अब आगे भूगोल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर, सब ट्रॉपिक, उपोष्ण प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य अक्षांशों पर। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है उत्तरी ध्रुव के पास मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, भूमध्य रेखा के साथ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य रेखा के साथ। प्रश्न नंबर 13 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 14 है, पारादीप अवस्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 15 है, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है खंडसारी, बगासी, सीरा, कागज़ का गुद्दा, लुगदी। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सीरा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है? पूर्ति वक्र, अनादिमान वक्र, आईएस वक्र, फिलिप्स वक्र। तो जिसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 फिलिप्स वक्र। प्रश्न नंबर 17 है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। प्रश्न नंबर 18 है, भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाईफाई, किसानों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने वाली परियोजना। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। प्रश्न नंबर 19 है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? 1944, 1964, 1974, 1954।
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1974 में। प्रश्न नंबर 20 है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1943, 1935, 1939, 1936। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1935 में। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 350 का। प्रश्न नंबर 22 है संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कार्य का अधिकार। प्रश्न नंबर 24 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? 46वां संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन, 73वां संशोधन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 42वां संशोधन। प्रश्न नंबर 25 है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़पूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3, 9। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 7। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है भूरे से नीलाभ काला, भूरे से संतरी काला, नीले से गुलाबी, गुलाबी से नीलाभ हरा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भूरे से नीला हरा, नीला काला। प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी? एंटनी वेन, लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रोस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विलियम हार्वे ने। प्रश्न नंबर 28 है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न नंबर 29 है विभव मापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह बंद सर्किट में विभव को नापता है, वह खुले सर्किट में विभव को नापता है, वह उच्च प्रतिरोध वाले विभव मापी तार का उपयोग करता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वह खुले सर्किट में विभव को नापता है। प्रश्न नंबर 30 है FeCO, Ni और Fe3O4 के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? लौ चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लौह चुंबकीय। अब प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 31 है कि एक संख्या को 10% से बढ़ाया जाता है और इसके उपरांत उसे 10% से कम किया जाता है। परिणामी संख्या में बताना है क्या परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं वह संख्या 100 है, तो 100 से इसे 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 110। अब कह रहा है कि उसके उपरांत उसे 10% से कम किया जाता है। तो 110 का 10% कितना होता है? 10/100। 110 × 10/100 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो 110 में से 10% घटाएंगे, इसका मतलब कि 110 में से 11 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 99। तो पूछ रहा है परिणामी संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो परिणामी संख्या पहले 100 थी, और लेकिन उसके बाद उसमें परिणामी 99 प्राप्त हो रही है। तो इसमें मूल संख्या से 1 की कमी हो जा रही है, तो इसमें हो जाएगा कि 1% का ह्रास होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1% का ह्रास होता है। प्रश्न नंबर 32 है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं? तो 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे और जिन अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले है 1 2 3 1231। इस संख्याओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 1 2 3 3 6 1 7। ये 7 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। दूसरी संख्या है 2367। इसके अंकों को जोड़ते हैं
2 3 5 6 11 7 18 जो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तीसरी संख्या है 6462, इसको जोड़ेंगे अंकों को, 6 4 10 6 16 2 18, यह भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगली संख्या है 5354, इसके अंकों का योग होगा 5 3 8 5 13 4 17, यह 9 से विभाजित नहीं होगी, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या है 7020 7020, इसके संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह आएगा 7 + 0 + 2 + 0 = 7 2 9, तो 9 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या है 1341, इसके अंकों का योग होगा 1 3 4 4 8 1 9, यह भी 9 से डिवाइड है, तो यह भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो टोटल इसमें जो संख्याएं 9 से विभाजित होंगी वो है 2367 6462 7020 1341। तो टोटल 1 2 3 और 4, टोटल 4 संख्याएं 9 से विभाजित हो रही हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 32 है, वह गुणक ज्ञात कीजिए जिससे किसी संख्या में गुणा करने पर उसमें 17% की वृद्धि हो जाए। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है, वो संख्या 100 है और 100 की में अगर 17% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 117। तो हमें प्राप्त करना है कि 100 में कितने से गुणा करें तो 117 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 117 में 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.17, 1.17 आ जाएगा। तो इसका जो, तब अगर हम लोग 1.17 का गुणा 100 में करेंगे तो हमें 117 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 1.17। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, 2√50 + √18 - √72 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सरलतम मान ज्ञात करने के लिए, और हमें मान दिया √2 का मान दिया हुआ है 1.414। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2√50 को 2 और √50 को लिख सकते हैं 25 × 2 प्लस √18 को लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस √72 को लिख सकते हैं 36 × 2। तो जब यहाँ से अब इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से √2 × √25 × 2 को लिखेंगे। 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और रूट में बच जाएगा 2, फिर प्लस, फिर यहाँ से 9 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा 3, और रूट में बच जाएगा 2, फिर है माइनस 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 6, और बच जाएगा रूट में 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो है 10√2 प्लस 3√2 माइनस 6√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 3 13, 13 में 6 जाएगा 4, 13 में 6 जाएगा 7, तो ये बच जाएगा 7√2। 7√2 आगे हमें प्राप्त हो गया इसको सरल करने के बाद, और दिया है कि √2 का मान 1.414 लेना है। तो इसको जब रूट की जगह 1.414 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 1.414, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 9.898, ऑप्शन नंबर 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है, व्यंजक 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। तो 153 में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 153 की पावर 144 में इकाई का अंक क्या आएगा। तो 153 की इकाई के अंक पे हमें प्राप्त हो रहा है 3। तो 3 को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 × 3 × 3 इस हिसाब से पावर के रूप में, तो हम देखेंगे कि पहले 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, लास्ट में 81 आ रहा है 4 बार गुणा करने के बाद। उसके बाद फिर 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो फिर से इकाई के स्थान पे 3 आ गया, प्रारंभ में 3 है ही। तो हम लोग देखेंगे कि 4 बार में 3 का रिवीजन हो रहा है इकाई के स्थान का। तो जब 4 बार में रिवीजन हो रहा है तो हम लोग 153 की पावर 144 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब ये डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरा
32 बार में 144 कट जा रहा है। 31 बार कितना बार जाएगा, 26 बार में टोटल ये 36 बार में कैंसिल कट जाएगा 144 4 से। तो शेषफल हमारे पास मिलेगा 0। जब 0 शेषफल बचता है तो इसका मतलब है कि 3 का वहाँ मल्टीप्लाई हम लोग 4 बार करेंगे। 4 बार करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो जब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 81। 81 में इकाई का अंक है 1, तो इसके इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा 1। और इसी तरह आगे वाले में जब 5 इकाई 115 है, 115 में इकाई का स्थान 5 है, तो 5 का हम लोग कितना भी बार मल्टीप्लाई कर दें इसके हमेशा इकाई के स्थान पे 5 ही प्राप्त होगा। तो इसके इकाई का स्थान हमें 5 मिल जाएगा। माइनस फिर लिखा है, फिर 111 है, तो 111 का भी कितना भी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 का वैल्यू हमेशा इकाई के स्थान पे 1 ही आती है, तो यह भी 1 रहेगा। इसके बाद है 216 की पावर 25, इसके भी 216 में भी इकाई का स्थान पे 6 है, और 6 का कितना बार भी मल्टीप्लाई हम लोग करें तो हमेशा इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा, तो इसलिए इसकी इकाई का स्थान पे हमेशा 6 हो जाएगा। अब ये सभी इकाई के स्थान हमें प्राप्त हो गए हैं। 1 -5 -1 + 6, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करने के बाद हमें 1 प्राप्त होगा, इसलिए जो हमें इकाई का स्थान प्राप्त होगा इस पूरे व्यंजक को सॉल्व करने पे वह 1 प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है और निर्देश दिए हुए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनें। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है मृगांक, इसका पर्यायवाची बताना है। लोचन, मृग, सुधाकर, कलोल में से कौन सा इसका पर्यायवाची है? तो इसका जो सत्य विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 3 सुधाकर। प्रश्न नंबर 37 है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, मेरे से मत उलझो घर जाओ, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन नंबर 4 है, मैंने यह कब बोला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। मना करना, टालमटोल करना, बुराई करना, इधर उधर करना, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 टालमटोल करना। प्रश्न नंबर 39 है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृषा, कृष, कृष्ण, कृष्णा। तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है ऑप्शन नंबर 4 कृष्णा, कृष्ण का कृष्णा। प्रश्न नंबर 40 है साकार का विपरीतार्थक शब्द है या विलोम शब्द है। आकार, आकाश, सावकाश, निराकार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 निराकार। अब सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज टू फॉल फ्लैट। इसका बताना है मीनिंग। ऑप्शन दिया हुआ है टू रिट्रीट, टू मीट एक्सीडेंटली, टू बी मेट विथ ए कोल्ड रिसेप्शन, टू क्वेरल। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 टू बी मेट विथ ए कोल्ड रिसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेज। ऑप्शन दिया हुआ है द 7 हॉर्सेस होटल इन सिंगापुर इज मस्ट ग्रेट, ही जस्ट डजंट लिव इन द जेन्यून वर्ल्ड, दिस ब्रीफकेस इज मेड ऑफ ऑथेंटिक लेदर, सी इज़ अ वेरी जेन्यून पर्सन। तो इसका जो कूट दिया हुआ है आगे 1, 2 एंड 4, 2 और 4, 3 केवल 4। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर 4 केवल 4। जो चौथा सेंटेंस है वह सही है। प्रश्न अब डायरेक्शन 43 to 45 तक के प्रश्न के लिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव अ brief passage with 3 questions following the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. Passage दिया हुआ है as the rulers of the planet humans like to think that it is the large creatures who will emerge victorious from the struggle for survival. However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest species which are the toughest and most adaptable. A perfect example is the hummingbird, which is found in the Americas. One species of hummingbird known as the bee hummingbird ranks as the world's smallest and lightest bird, and it is barely visible when it is in flight. Hummingbirds are the only birds that can fly backwards. They feed mainly on the nectar of flowers
a liquid that is rich in energy. Nectar is an ideal food source for hummingbird. Need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism. A hummingbird's wing flap at a rate of about 80 times per second, and its teeny heart beats more than 1000 times per minute. This is why they must consume relatively large quantities of food. In the course of a day, a hummingbird consumes about half its body weight in nectar. और इसके आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंगबर्ड इज ट्रू। ऑप्शन है, इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स, इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन द फ्लाइट, इट इज ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाइज, इट एस्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज इन फ्लाइट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 44 है, hummingbirds need a lot of energy in order to sustain a steady rhythm of heartbeat, win in the struggle for survival, maintain their body metabolism, flap their wings and fly backwards। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 45 है, द hummingbirds are exclusive in the sense that they consume half their body weight every day. They can fly backwards. They subsist only on nectar. Their pulse rate is more than 1000 per minute। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। अब आगे है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 46 है कि सुषमा रश्मि से धनी है। तो सुषमा जो है रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है। अरुण जो है रश्मि जितना अमीर है, तो अरुण बराबर रश्मि हो जाएगा। शोभा सुषमा से अमीर है। शोभा ग्रेटर देन सुषमा। उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको पहले एक फॉर्म में कर लेते हैं। सुषमा रश्मि से अमीर है, आनंद प्रिया से अमीर है, अरुण और रश्मि बराबर हैं, शोभा सुषमा से बड़ी अमीर है। इसको जब हम लोग सभी को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि शोभा सुषमा से बड़ी है। हमें यहाँ से मिल रहा है शोभा सुषमा से बड़ी है। उसके बाद है कि सुषमा रश्मि से बड़ी है, तो सुषमा रश्मि से अमीर है, बड़ी नहीं है, अमीर है। उसके बाद है सुषमा रश्मि से अमीर है, और अरुण जो है रश्मि के बराबर है, तो रश्मि बराबर अरुण हो जाएगा। अरुण। तो हमें अब ऑप्शन पूछ रहा है कि दिया हुआ है ऑप्शन, रश्मि प्रिया से गरीब है। फिर है कि प्रिया अरुण से अमीर है, अरुण सुषमा से गरीब है, आनंद रश्मि से अमीर है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि रश्मि प्रिया से गरीब है। तो रश्मि प्रिया से गरीब है, इस समीकरण में हमें कहीं भी रश्मि और प्रिया का संबंध पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। और उसके बाद है प्रिया अरुण से अमीर है। प्रिया अरुण से अमीर है, इस दोनों में भी संबंध का पता नहीं चल रहा है, इसलिए भी कथन सही नहीं है। तीसरा है अरुण सुषमा से गरीब है। अरुण जो है सुषमा से गरीब है। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे इस समीकरण को, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सुषमा जो है अरुण से अमीर है, अर्थात अरुण जो है सुषमा से गरीब है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो दिया हुआ है कि MNOPQ, फिर है RSTUV, फिर है WXYZA, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से 5-5 के ग्रुप में सभी एक तरफ से इंग्लिश के लेटर्स दिए हुए हैं। तो ए के बाद हमें प्राप्त होगा BCDEF। तो हमें मिलेगा BCDEF आएगा, लेकिन हम लोगों को बताना है, आर्डर भी बताना है कि स्मॉल में रहेगा कौन सा कैपिटल में रहेगा। तो हम लोग स्मॉल और कैपिटल का आर्डर देखें तो सबसे पहले में MN लास्ट के शुरू 2 स्मॉल हैं, उसके बाद 3 बाद के 3 जो हैं कैपिटल में OPQ, उसी तरह दूसरे वाले में
आर एस शुरू वाले 2 अब कैपिटल हो गए हैं और टी यू वी 3 बाद वाले स्मॉल हो गए हैं। उसके बाद तीसरे में है कि डब्ल्यू एक्स जो शुरू के 2 हैं वो स्मॉल में है और बाद के 3 जो हैं वाई जेड ए कैपिटल में है। तो उस हिसाब से तो जो बी सी आएगा वो कैपिटल में रहेगा पहले और डी ई एफ जो बाद के 3 हैं वो स्मॉल में रहेंगे। तो बी सी डी ई एफ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 है, शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। तो बचपन शैशवावस्था, तो ये गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि शैशवावस्था पहले आता है उसके बाद बचपन आता है। फिर है बचपन शैशवावस्था, ये अभी दूसरा भी इसी आधार पे गलत है। और तीसरा है किशोरावस्था फिर बचपन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा है कि शैशवावस्था फिर बचपन फिर किशोरावस्था फिर यौवन फिर प्रौढ़, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 है, दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह के दाईं और दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहले है प्रकाश किरण से संबंध दिया हुआ है, फिर आवाज़ का संबंध हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि, सुर, तरंग, सुनना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश जो है किरण से संबंधित होता है। प्रकाश एक प्रकार की किरण है, प्रकाश जो होता है एक प्रकार की किरण है, उसी प्रकार से आवाज़ एक प्रकार की तरंग है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 50 है, यदि प्लस का तात्पर्य गुणे, गुणे का तात्पर्य है माइनस, माइनस का तात्पर्य भाग और भाग का तात्पर्य है प्लस, तब 8 + 4 × 9 - 3 भागे 1 को सॉल्व करना है। तो हम लोग इस समीकरण को फिर से लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से। दिया हुआ है कि प्लस का तात्पर्य गुणे, तो 8 + 4 है तो 8 × 4 हो जाएगा। फिर गुणा का तात्पर्य है माइनस, तो गुणा है तो माइनस कर देंगे, -9 हो जाएगा। फिर है कि माइनस का तात्पर्य है भाग, तो माइनस का तात्पर्य भाग है तो भाग कर देंगे, 9/3। फिर भाग का तात्पर्य है प्लस, तो इसको प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस माइनस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 4 माइनस 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1। अब इसके बाद गुणा वाला पोर्शन हल करेंगे 8 × 4 तो ये 32 हो जाएगा, 32 - 3 + 1। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो ये हमें हो जाएगा 32 + 1 30, 30 में से 3 माइनस हो जाएगा 32 × 1 33 और 33 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 30। अब आगे करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? हैदराबाद विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी बॉम्बे। प्रश्न नंबर 52 है, पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 144वां, 145वां, 149वां, 150वां। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 144वां। प्रश्न नंबर 53 है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका, डेनमार्क। तो डिल्मा रूसेफ कहाँ की हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आयरलैंड, कनाडा, बांग्लादेश, मिस्र। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मिस्र। प्रश्न नंबर 55 है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.5%, 6.3%, 6.35%, 6.2%। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 6.3%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है, UNCTD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2003 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4%, 5%, 6%, 7%। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 6%। प्रश्न नंबर 57 है, किसे गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर 2023 में एबेल पुरस्कार दिया गया? तो जो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है लुइस कैफरेली, डेनिस सुलिवन, एवी विगडरसन, करेन उहलेन बेक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लुइस कैफरेली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58,
किस लेखक को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बद्री नारायण, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, दया प्रकाश सिन्हा, नीलोत्पल मृणाल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। प्रश्न नंबर 59 है, किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जापान। प्रश्न नंबर 60 है, ब्रजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है? अमीर खरगोश, गीत सेठी, पंकज आडवाणी, हमजा अकबर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पंकज आडवाणी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, इस सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 61 है, भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता? संजय सुब्रमण्यम, मृदुल मुखर्जी, इरफान हबीब, सुमित सरकार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 संजय सुब्रमण्यम। प्रश्न नंबर 63 है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा रचित था? रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 64 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाए हैं? करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वीरेंद्र सहवाग। प्रश्न नंबर 65 है, भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? दाचीगाम, अचानकमार, अगस्त्यमलाई, नोकरेक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दाचीगाम। प्रश्न नंबर 66 है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, अतिमाव घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अरुंधति रॉय। प्रश्न नंबर 67 है, धोती गमछा का देशज वस्त्र का प्रतीक है? किस राज्य का है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, असम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 असम का है। प्रश्न नंबर 68 है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? WTO, ILO, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, UNDP। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 UNDP द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पॉल, मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 70 है, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया? 1969, 1968, 1967, 1966। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1969। अब आगे अपठित गद्यांश हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण पर आधारित प्रश्न है। निर्देश 71 से 75 तक के प्रश्नों के लिए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो प्रश्न 71 है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है भारतीय नारी, नारी एवं पुरुष में अंतर, नारी दुर्गा का रूप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भारतीय नारी। प्रश्न नंबर 72 है, भारतीय नारी के गुण हैं त्याग एवं शक्ति, बलिदान, साहस एवं सेवा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 73 है, नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? भगवान को, पुरुष को, यमराज को, जगत को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यमराज को। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है जहाँ नारियों का सम्मान हो, जहाँ नारियाँ संपन्न हो, जहाँ नारियाँ सौभाग्यशाली हों, जहाँ नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हों। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जहाँ नारियों का सम्मान हो। प्रश्न नंबर 75 है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है देवी, अर्धांगिनी, लक्ष्मी, सहचरी। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मी।
निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरतकालीन लंबे दौर पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौर के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। एलोपुर में चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। प्रश्न नंबर 76 है, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? मौसम का आनंद मिलने के कारण, पिकनिक के समान होने के कारण, कष्टदायक होने के कारण, कोई भी काम न होने के कारण। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पिकनिक के समान होने के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक कर्तव्य, शरतकालीन दौर का मजा, निरीक्षण का कार्य, शिकार का आनंद। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शरतकालीन दौर का मजा। प्रश्न नंबर 78 है, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? गंवाना, प्राप्त, लब्ध, उपलब्धि। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गंवाना। प्रश्न नंबर 79 है, टॉम कैनेडी बाहर क्यों था? खान पान हेतु, निरीक्षण हेतु, पिकनिक के लिए, मौसम के मज़े के लिए। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निरीक्षण हेतु। प्रश्न नंबर 80 है, कैनेडी किस आशा में आए थे? अच्छे शिकार की आशा में, आराम की आशा में, बहुत काम के, बहुत क्राइम के। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अच्छे शिकार की। अब आगे जो प्रश्न है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें निर्देश 81 से 85 तक के प्रश्नों के लिए दिया गया है कि एक कॉलेज में वर्ष 2008 और 2009 में आवेदकों की विषयवार संख्या निम्नलिखित चार्ट में दी गई है। ग्राफ का अध्ययन करें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो डार्क है वो 2008 वाले हैं, जो ब्लैंक है वो 2009 वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसके आधार पर दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 81 है, किस विषय के लिए मांग अधिकतम बढ़ रही है? तो सबसे पहले 2008 का ये जो डार्क वाला एरिया है और 2009 के लिए जो ये ब्लैंक वाला एरिया है 2009 के लिए, तो मांग बढ़ रही है का मतलब पहले 2008 में कितनी थी, उसके बाद 2009 में कितनी हो गई है, उसको बताना है कि किसमें सबसे अधिक वृद्धि हो रही है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अलग अलग विषयों का निकाल के चेक करेंगे कि इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है। तो जिसमें सबसे अधिक वृद्धि होगी वही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चूँकि हमें 4 विकल्प दिए गए हैं तो हमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान का निकालते हैं। तो रसायन विज्ञान ये दिया हुआ है, रसायन विज्ञान के 2008 में 2170 आवेदक थे और 2009 में 2580 आवेदक हो गए। तो इसमें जो वृद्धि हुई है टोटल वो हुई है 2580 माइनस 2170 की, तो वृद्धि हो गई है इसमें 410 की। 2580 में से 2170 घटाएंगे 410 हो जाएगा। और कितने से वृद्धि हो रही है, तो 2170 से 2580 हो रहे हैं, तो 2170 हो जाएगा। 410 बट्टा 2170 गुणे 100% में बदलने के लिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.89%। ये आ गए केमिस्ट्री के या रसायन विज्ञान के। इसके बाद हमारा है गणित का। तो गणित को हम लोग इसी तरह निकालेंगे। ये गणित रहा, गणित में हो जा रहे हैं 2230, पहले थे 2008 में 1870, तो 1870 से 2230 हो जा रहे हैं। तो टोटल वृद्धि इनको जो माइनस करेंगे 2230 में से 1870 तो ये बच जाएगा 360। कितने से बढ़ वृद्धि हो जा रही है 1870 से, तो 360 बट्टा 1870 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 19.25। इसी तरह हम लोग कंप्यूटर का निकालेंगे। तो कंप्यूटर का है 435 हो जा रहे हैं 2009 में, 2008 में थे 325। तो कंप्यूटर के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो 435 माइनस 325 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 110 बट्टा 325 से वृद्धि हो रही है, तो 110 बट्टा 325 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.84%।
सब प्रतिशत में आएंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी का अंत में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 185 से 224 हो रहा है। तो कितनी वृद्धि हो रही है, तो 224 माइनस 185, तो इसको माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 39/185 से वृद्धि हो रही है, तो 39/185 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.08%। तो सबसे अधिक वृद्धि हम लोग देखेंगे कि 33.84% सबसे अधिक वृद्धि हो रही है, जो कि गणित में है, कंप्यूटर में है। तो सबसे अधिक वृद्धि किस में हो, मांग में अधिकतम वृद्धि किस में हो रही है, कंप्यूटर के विषय में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 82 दिया हुआ है, जिन विषयों के लिए मांग न्यूनतम बढ़ रही है उसको बताना है कि वो कौन सी विषय है। तो इसके लिए हम लोग सेम पहले की तरह ही सांख्यिकी का निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, उसके बाद प्राणी विज्ञान की निकालेंगे, फिर वनस्पति विज्ञान की निकालेंगे, उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान की निकालेंगे। तो जिसका प्रतिशत, चूँकि यहाँ न्यूनतम बढ़ रही है पूछ रहा है, तो जिसका प्रतिशत न्यूनतम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो अब वनस्पति विज्ञान का हम लोग एक निकाल के चेक कर लेते हैं, और आप लोग बाकी निकाल के अलग अलग विषयों का निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग वनस्पति विज्ञान में देखें कितनी वृद्धि हो रही है, तो वनस्पति विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है। वनस्पति विज्ञान में 2008 में 248 और 2009 में 265। तो वृद्धि कितनी हो गई, 265 माइनस 248 और 265 हो रहे हैं, तो 265 माइनस 248 इतने की वृद्धि हो रही है। इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 की वृद्धि हो रही है। कितने से वृद्धि हो रही है, 248 से। तो ये इसका प्रतिशत जब निकालेंगे तो 17/248 गुणे 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6.85%। तो इसकी जो वृद्धि है ये सबसे न्यूनतम है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 83 दिया हुआ है, रसायन विज्ञान के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि क्या है। तो हम लोग चलिए रसायन विज्ञान के लिए चेक करते हैं। तो रसायन विज्ञान के लिए इसको हम लोगों ने पहले वाले में ही निकाल चुके हैं। पहले वाले प्रश्न नंबर 81 को जब हम लोग हल कर रहे थे, यहाँ वृद्धि जब निकालने मांग अधिकतम कितनी बढ़ रही है, तो यहीं पे हम लोग निकाल चुके हैं रसायन विज्ञान का। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो ये वाला है ये रसायन विज्ञान का ही है, जिसमें वृद्धि 2009 में है 2580 और 2008 में 2170। तो वृद्धि टोटल हो जा रही है 2580 माइनस 2170। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 410। और कितने की से वृद्धि हो रही है, 2170 से, तो 410/2170 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.89%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18.89%। तो 18.89% है विकल्प नंबर 2 में, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 84 है, भौतिकी के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि क्या है। तो भौतिकी के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। भौतिकी यहाँ सबसे पहले शुरू में दिया हुआ है, जिसमें 2009 में इसमें जो संख्या है वो हो जा रही है, ये भौतिकी दिया हुआ है। 2009 में इसमें संख्या हो जा रही है 1454 और 2008 में 1240। तो इसमें पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई है। प्रश्न में पूछ रहा है आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि क्या है। तो वृद्धि है 1454 माइनस 1240। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 214। तो 214 की वृद्धि हो रही है, कितने से हो रही है, 1240 से। तो इसको जब प्रतिशत में निकालेंगे तो 214/1240 गुणे 100 प्रतिशत में निकालने के लिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.26%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 17.26%। 84 नंबर क्वेश्चन का विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है 17.26%, ऑप्शन नंबर 1, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 85, गणित के लिए आवेदकों की संख्या में हुई वृद्धि क्या है। सेम इस प्रश्न को उसी सभी के हिसाब से हल करेंगे। गणित के लिए इसमें पूछ रहा है, तो गणित के लिए हम लोगों ने पहले निकाला था, एक बार और निकाल लेते हैं। तो गणित यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है 2009 में हो जा रहा है 2230, 2008 में 1870। तो इसमें जो वृद्धि हो रही है, इसको वृद्धि निकालेंगे 2230 माइनस 1870। जब इसमें हम लोग वृद्धि निकालेंगे 1870 ये है, तो ये हो जाएगा 360 की वृद्धि है।
तो 360 की वृद्धि है, कितने से वृद्धि है 1870 से, 360 बटा 1870 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.25%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19.25%, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे है प्रश्न नंबर 86 से 90 तक के प्रश्नों के लिए है। निम्नलिखित स्तंभ आरेख को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। महाविद्यालय के 5 भिन्न भिन्न विभागों में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दी हुई है। तो ये जो लकीर बीच में बना हुआ है वो लड़कों की संख्या है, जो ब्लैंक है वो लड़कियों की संख्या को दर्शा रहा है। और इधर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 20, 40, 60, 80 करके। और ये अलग अलग विभाग दिए हैं, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 है। अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़कियों की से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। तो टोटल लड़कियों में जीव विज्ञान की लड़कियां कितनी है वो प्रतिशत पूछ रहा है। तो जीव विज्ञान में हम लोग चेक करेंगे कि लड़कियां कितनी है। तो जीव विज्ञान ये रहा, इसमें हम लोग देखेंगे लड़कियां कितनी हैं। लड़कियां ये ब्लैंक वाला दिखा रहा है, तो ये यहाँ तक लड़कियां हैं, तो ये संख्या दिखा रही है 300 को। तो जीव विज्ञान में 300 लड़कियां हैं। और बाकी सभी में कुल कितनी लड़कियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो बाकी सभी में देखेंगे, दर्शन शास्त्र में लड़कियां हैं 140, उसी तरह जीव विज्ञान में 300 हैं, मानव विज्ञान में है 180, और समाज विज्ञान में है ये 260, और ये मनोविज्ञान में है 220। तो हम लोग टोटल लड़कियों की संख्या जब निकालेंगे तो टोटल लड़कियों की संख्या निकालने के लिए सभी विषयों को आपस में सभी विभागों को जोड़ देंगे, सभी विभाग की लड़कियों की संख्या को। तो सबसे पहले 140 प्लस 300 प्लस 180 प्लस 260 प्लस 220, जब ये सभी को जोड़ देंगे तो टोटल लड़कियों की संख्या आ जाएगी ये 800। सभी लड़कियों की संख्या आ गई 800। और जीव विज्ञान का प्रतिशत पूछ रहा है, जीव विज्ञान की लड़कियों का प्रतिशत। तो जीव विज्ञान में लड़कियों की संख्या है 300, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 300 बट्टा 800 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75 बट्टा 2 बराबर 37 सही 1/2%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 सही 1/2%, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। सभी भागों में मिलाकर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर है। तो हम लोगों ने लड़कियों की संख्या निकाल ली है कि लड़कियों की संख्या टोटल 800 है। तो ये जो टोटल लड़कियों की संख्या निकली है जीव विज्ञान को छोड़ के है, क्योंकि अन्य विभागों की पूछा था हमसे। अन्य विभाग प्रश्न 86 में अन्य सभी विभागों को मिलाकर पूछा था, जिसमें कि जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया था। तो उसमें टोटल लड़कियों की संख्या 800 है। जब इसमें जीव विज्ञान की 300 लड़कियों को शामिल करेंगे तो टोटल लड़कियों की संख्या आ जाएगी 1100। टोटल लड़कियों की संख्या आ जाएगी 1100। उसी तरह टोटल लड़कों की संख्या निकालेंगे तो दर्शन शास्त्र में है 60 प्लस जीव विज्ञान में है 220 प्लस मानव विज्ञान में है 100 प्लस उसके बाद है ये समाज विज्ञान में है 160, इसको भी प्लस करेंगे। उसके बाद मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में है 120। तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 60 प्लस 220 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 120। जब सभी को ऐड करेंगे तो टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी 660। तो लड़कों की संख्या आ गई 660 टोटल, और लड़कियों की संख्या आ गई 1100। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 1100 माइनस 660 कर देंगे। तो 1100 माइनस 660, इसको जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 440। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 440। प्रश्न नंबर 88 है। सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कों की औसत संख्या बताएं। तो हम लोगों ने लड़कों की टोटल संख्या निकाली है 660। लड़कों का टोटल संख्या है 660 और विभागों की संख्या है 5। दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान। तो विभागों की संख्या है 5। तो औसत संख्या निकालने के लिए 660 बट्टा 5 कर देंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 है। सही विभागों के लड़कों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। तो सभी विभागों में लड़कों की कुल संख्या हम लोगों ने निकाला है, वो आई है 660। और जीव विज्ञान में लड़कों की संख्या देखें तो जीव विज्ञान ये रहा, जीव विज्ञान में लड़कों की संख्या है 220। तो जीव विज्ञान में लड़कों की संख्या है 220। तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है सभी लड़कों से, जीव विज्ञान के लड़कों का। तो जीव विज्ञान में लड़कों की संख्या है 220, सभी लड़कों की संख्या है 660 गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे 220 बट्टा 660 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बट्टा 3 बराबर
33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, दर्शन शास्त्री विभाग की लड़कियां की संख्या और मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात बताएं। तो दर्शन शास्त्र विभाग में लड़कियों की संख्या है 140 और मनोविज्ञान विभाग में लड़कियों की संख्या है, ये मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान विभाग में लड़कियों की संख्या है 220। तो 140 संबंधी 220, इसको जब सॉल्व करेंगे और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 संबंधी 11। तो जो अभिष्ट अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 7 संबंधी 11। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्नों के लिए दिया गया है। निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 कंपनियों के 5 वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या दी हुई है, उस आधार पे आगे आने वाले प्रश्नों को हल करना है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91, वो है कि वर्ष 2008 में कंपनी टी में कर्मचारियों की संख्या, वर्ष 2008 में कंपनी टी में कर्मचारियों की संख्या है 165 और संख्या वर्ष 2010 में कंपनी आर में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 2010 में आर में कर्मचारियों की संख्या है 240। तो पूछ रहा है कर्मचारी 2008 में कंपनी टी में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2010 में कंपनी आर में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो 8 में टी में कर्मचारियों की संख्या है 165 बट्टा और 2010 में कर्मचारियों की संख्या है, आर के कर्मचारियों की संख्या है 240, तो 165 बट्टा 240 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 275 बट्टा 4। इसको और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 68 सही 3/4। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 68 सही 3/4, इस ऑप्शन सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। 68 सही 3/4 ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92, वर्ष 2008 एवं 2010 को मिलाकर कंपनी एस में कार्यरत 2008 और 10 में कंपनी यस में कार्यरत 254 और 231, 254 प्लस 231। तो ये इसको जब करेंगे 254 प्लस, इसको पहले मिटा देते हैं, 254 प्लस 231, 254 प्लस 231, इन दोनों को ऐड हम लोग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 485। तो 2008 एवं 2010 में को मिलाकर कंपनी एस में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आ गई 485। वर्ष 2007 एवं 2009 को मिलाकर कंपनी क्यू में कार्यरत 2007 और 9 में, तो ये रहा 2007 और 2009 में क्यू में, तो 163 और 188, तो 163 प्लस 188 हो जाएगा। ये 163 प्लस 188, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 351। तो 2007 एवं 2009 को मिलाकर कंपनी क्यू में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या आ गई 351। पूरे कर्मचारियों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है। तो मध्य अंतर निकालने के लिए 485 आया है पहले का, तो 485 माइनस 351, 485 माइनस 351 करेंगे तो ये आ जाएगा 134। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। प्रश्न नंबर 93 है, वर्ष 2008 एवं 2009 को मिलाकर कंपनी पी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 2008 और 2008 एवं 9 को मिलाकर कंपनी पी में कार्यरत कर्मचारी 2008 और 9, तो ये रहा 2008 और ये रहा 2009 में मिलाकर कंपनी पी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 197 प्लस 241। तो 197 प्लस 241 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 438। 197 प्लस 241 करेंगे तो ये आ जाएगा 438 पी में। और लिखा है कि 2006 एवं 2010 को मिलाकर कंपनी क्यू में 6
एवं 10 को मिलाकर कंपनी क्यू में, तो 223 और 293। तो 223 और 293 जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 516। तो क्यू में आ जाएगा 516, पी में आया 438 और क्यू में आ गया 516। पूछ रहा है कि कुल संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात क्या है, तो अनुपात निकालने के लिए कर देंगे 438 बट्टा 516। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 73 संबंधे 86, 73 संबंधे 86। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 94 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 94 दिया हुआ है, कंपनी आर में वर्ष 2006 में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। कंपनी आर में वर्ष 2006 में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या है 175। 175 है आर में। कुल संख्या कंपनी यस में उसी वर्ष कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। कंपनी यस में उसी वर्ष यानी 2006 में ही तो 242। तो यस में है 242, यस में है 242। उसी वर्ष कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो कम है, कम कितना कम है, तो उसके लिए निकालेंगे 242 माइनस 175। तो 242 माइनस 175 करेंगे तो ये आ जाएगा 67। तो कितना कम है, 67 कम है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 67 बट्टा कितने से कम है, 242 से कम है। तो 67 बट्टा 242 गुणे 100 कर देंगे। 67 बट्टा 242 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 28%, लगभग 28%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है, वर्ष 2006, 2007 एवं 2010 को मिलाकर कंपनी पी में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या 6, 7 और 10 को मिलाकर पी में, 6, 7 और 10 को मिलाकर पी में, तो ये रहा 2006, ये रहा 2007 और ये रहा 2010। तो पी में तो 2006 में 213, 2007 में 245 और 2010 में 268। तो औसत पूछ रहा है, तो औसत निकालने के लिए 213 प्लस 245 प्लस 268 को ऐड करके 213 प्लस 245 प्लस 268 तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 726। टोटल संख्या 3 है, तो औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो 726 बट्टा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 242। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 242। अब निर्देश 96 से 100 तक के प्रश्नों के लिए निम्नलिखित सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 दुकानों ए, बी, सी, डी एवं ई द्वारा 5 विभिन्न माहों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान बेचे गए जूतों की संख्या दी हुई है। तो इसके आधार पर प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है, जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह के दौरान दुकानदार ए द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या क्या है। तो ए द्वारा जुलाई, अगस्त एवं सितंबर, जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में बेचे गए जूतों की संख्या निकालेंगे पहले। तो एक जुलाई में है 128, अगस्त में है 103, सितंबर में है 135। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 366। तो ये पूछ रहा है कि औसत संख्या जूतों की, तो ये हो जाएगा 366 बट्टा टोटल है 3 महीने, तो बट्टा 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 122। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 122, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 97 है, दुकान ई द्वारा सितंबर में बेचे गए जूतों की संख्या उसी माह में दुकान बी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो दुकान ई द्वारा सितंबर में बेचे गए जूतों की संख्या, दुकान ई द्वारा सितंबर में बेचे गए जूतों की संख्या है 217, ये है 217। फिर उसी माह में दुकान बी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या, तो सितंबर में ही बी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या है 126, ये है बी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या 126। फिर कह रहा है कि बेचे गए जूतों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 217 में से 126 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अधिक है। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 91। तो 91 अधिक है कितने से, 126 से। तो 91 बट्टा 126 गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो 91 बट्टा 126 गुणे 100 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72% लगभग।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 72%। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 98 है, सभी दुकानों को मिलाकर जून में बेचे गए जूतों की कुल संख्या जुलाई में बेचे गए जूतों की कुल संख्या से 30% अधिक थी। सभी दुकानों द्वारा जून में बेचे गए जूतों की कुल संख्या क्या थी? तो इसके लिए हम लोग जुलाई में बेचे गए जूतों की कुल संख्या निकालते हैं। तो जुलाई है, तो जुलाई में बेचे गए जूतों की कुल संख्या हो जाएगी 128 प्लस 133 प्लस 109 प्लस 113 प्लस 117। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 600। तो टोटल जो बेचे गए जूतों की संख्या है सभी दुकानों को मिलाकर जुलाई में ये है 600। और प्रश्न में कह रहा है कि जुलाई में बेचे गए जून में बेचे गए जूतों की कुल संख्या जुलाई में बेचे गए जूतों की कुल संख्या से 30% अधिक है। तो जुलाई में अगर 600 बिक रहा है तो जून में बेचे थे 600 का 30% और अधिक। तो इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे कि जून में बेचे गए जूतों की संख्या जब निकालेंगे तो अगर इसको हम मान लें कि 100% बेच रहा है जुलाई में, तो जून में वो कितना बेचा होगा 130%, क्योंकि ये 30% अधिक बेच रहा है। तो 100% बराबर हमें पता है 600, तो 130% बराबर हम जब निकाल लेंगे तो ये जून में बेचे गए जूतों की संख्या हो जाएगी। तो 130% बराबर हो जाएगा 600 बट्टा 100 गुणे 130। तो 600 बट्टा 100 गुणे 130, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 780। तो जून में बेचे गए जूतों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 780। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 है, अक्टूबर एवं नवंबर माह को मिलाकर दुकान बी द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या। तो दुकान बी द्वारा बेचे गए अक्टूबर एवं नवंबर माह में, बी द्वारा, ये बी है अक्टूबर और नवंबर माह में, तो अक्टूबर में 168, नवंबर में 257। तो टोटल अक्टूबर नवंबर में बेचे गए जूतों की संख्या हो जाएगी 168 प्लस 257 बराबर 168 प्लस 257 करेंगे तो ये आ जाएगा 425। तो बी द्वारा आ जाएगा 425। और कह रहा है कि इन्हीं माहों में दुकान सी द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या के मध्य अनुपात। तो सी द्वारा हम लोग देख लें नवंबर दिसंबर में, ये रहा सी द्वारा अक्टूबर में 148, नवंबर में 227। तो टोटल हो जाएगा 148 प्लस 227। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 148 प्लस 227 को, तो ये आ जाएगा 375। अब दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 425 बट्टा 375। जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 बट्टा 15। तो दोनों के बीच अनुपात हो जाएगा 17/15। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 100 है, दुकान डी द्वारा अक्टूबर एवं नवंबर को मिलाकर बेचे गए जूतों की कुल संख्या इन्हीं माहों के दौरान दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले दुकान डी द्वारा अक्टूबर एवं नवंबर माह में बेचे गए जूतों की संख्या निकालेंगे। दुकान डी द्वारा अक्टूबर एवं नवंबर माह में, दुकान ये डी है, दुकान डी द्वारा अक्टूबर एवं नवंबर माह में, अक्टूबर में 173, नवंबर में 307। तो टोटल हो जाएगा 173 प्लस 307 बराबर 480। तो ये दुकान डी द्वारा हो जाएगा 480। और दुकान ई द्वारा हम लोग निकालेंगे, दुकान ई द्वारा 232 और 328 अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर में 232, नवंबर में 328, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 560। तो ई द्वारा जो है बेचे गए जूतों की संख्या हो जाएगी 560। तो कितना प्रतिशत है इन्हीं माहों के दौरान दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है दुकान डी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या का अक्टूबर एवं नवंबर माह में। तो इसके लिए हम लोग अक्टूबर एवं नवंबर माह में डी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या है 480। तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या से अक्टूबर एवं नवंबर माह में बेचे गए। तो अक्टूबर एवं नवंबर माह में ई द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या है 560। तो 480 बट्टा 560 गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 बट्टा 7 बराबर 85 सही 5/7%। इसका जो सही आंसर है 85 सही 5/7%, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये